गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज की बड़ी खबरें। शीतकालीन सत्र का पहला दिन और विपक्ष का बवाल। इसी बीच पीएम मोदी का सख्त संदेश कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। बात होगी बंगाल की। एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज है और आर्थिक मोर्चे पर एक और राहत। जीएसटी कलेक्शन को लेकर यूपीआई तक आंकड़ों में मजबूती दिखी है। इन खबरों को दिखाएंगे विस्तार से। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की तरफ। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का बवाल। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच मणिपुर माल और सेवा दूसरा संशोधन विधेयक पारित। सरकार ने कहा किसी भी मसले पर चर्चा को तैयार। संसद सत्र से पहले ही पीएम मोदी का विपक्ष पर कड़ा वार। कहा यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी, नारे नहीं, नीति होनी चाहिए। विपक्ष से शीतकालीन सत्र को पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनने देने की अपील की। सीपी राधाकृष्णन ने संभाला राज्यसभा के सभापति का पद। पीएम मोदी समेत सभी ने दी बधाई। पहले संबोधन में सदस्यों से संसदीय आचरण की लक्ष्मण रेखा का पालन करने की अपील की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में की गणना प्रक्रिया में 1.25 करोड़ प्रविष्टियों का ऑडिट कराने की मांग। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीएलओ बनकर काम करने का लगाया आरोप। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबरें। जीएसटी कलेक्शन में दिखी तेजी। कुल जीएसटी राजस्व 1.70 लाख करोड़ रुपए के पार। जीएसटी सुधारों से सितंबर-अक्टूबर अवधि में 15% बढ़ी खपत। यूपीआई ट्रांजैक्शन में दिखा उछाल। तो संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठाने के लिए जमकर उसने हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे से लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कार्यवाही प्रभावित हुई। रोकी गई कार्रवाई और दोनों सदनों में टकराव साफ तौर पर देखने को मिला। इस राजनीतिक शोरगुल के बीच सरकार ने अहम विधेयक भी पेश किए और अब बड़ा सवाल यह है कि सदन में छाया यह गतिरोध कब तक थमेगा और कब तक सार्थक सकारात्मक काम आगे हो पाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सांसदों को नसीहत भी दी। मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन नहीं चलाना चाहते, जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है, सदन चलाने के लिए भेजा है। सदन की कार्यवाही दोपहर फिर शुरू होने पर विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही में बाधा आई। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। हमारी अपोजिशन पार्टियां अपने काम नहीं करके, जनता की मुद्दे यहाँ पे नहीं उठा के पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करिए। सरकार की आप अगर खामियां हैं वो दिखाइए, डिस्कशन करिए, वही तो काम है। नाटक करने की जगह तो ये नहीं है नहीं अपने नेता के पास। हंगामे के बीच दो अहम बिल, केंद्रीय उत्पाद संशोधन बिल 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा राष्ट्रीय उपकर विधेयक 2025 पेश किया गया।
दोपहर बाद हंगामे के बीच मणिपुर गुड्स और सेवा कर दूसरा संशोधन बिल भी पारित करने के लिए रखा गया। इस बिल को हंगामे के बीच पारित भी कर दिया गया। It's important, therefore, sir, that these amendments are carried out in the Manipur State GST Act as well, so that taxpayers in Manipur also benefit from these changes. मणिपुर में मौजूदा समय में राष्ट्रपति शासन लागू है और ये बिल अध्यादेश की जगह लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी दोपहर बाद SIR का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। We met, all opposition party leaders met, discussed, and we should take this SIR matter first, and otherwise we all will have to protest against this. The only thing I'm referring to today is, please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected. सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों में SIR का मुद्दा विपक्षी दलों ने उठाया है। देखना होगा इस मुद्दे पर आगे क्या सत्ता और विपक्ष के बीच कोई सहमति बनती है या गतिरोध बना रहेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। सदन को पराजय की बौखलाहट का मैदान न बनाने की पीएम की अपील के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अब सीधे देखते हैं संसद से आज की महत्वपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सत्र राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम करेगा। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष को भी अपने दायित्व निभाते हुए चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो देश के लिए जरूरी हों। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि शीतकालीन सत्र को पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनाएं। मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और संसद में ड्रामा की जगह डिलीवरी पर फोकस करना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे कोई भी दल क्यों ना हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सांसदों की नई पीढ़ी और पहली बार संसद में चुनकर आए सदस्यों को सार्थक अवसर मिले। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे सत्र को राष्ट्रीय हित, रचनात्मक चर्चा और नीति आधारित परिणामों पर केंद्रित रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वो राष्ट्र के लिए क्या कल्पना करती है और राष्ट्र के लिए क्या करना चाहती है। विपक्ष से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सार्थक और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में संतुलन, जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित गरिमा झलकनी चाहिए। बीजेपी और उसके सहयोगी दल जहां पीएम की बातों का समर्थन करते हुए विपक्ष को सदन में चर्चा करने के लिए सलाह दी, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे उठने चाहिए और महत्व मिलना चाहिए। उनको कुछ तो मानना चाहिए ना, एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन।
तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? अब ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें, और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर डे। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारे, अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। विपक्ष ने एक पैटर्न सा बना लिया है कि जब जब सदन चलेगा पहले तो आप क्रिटिसाइज कीजिएगा कि भाई इतने कम दिन क्यों हैं, और उसके बाद फिर सत्र को आप चलने नहीं दीजिएगा, आप हंगामा कीजिएगा, ऐसे ऐसे विषयों को लेकर कीजिएगा जिसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं। एसआईआर का विषय है, आप चुनाव आयोग के पास जाइए, इसमें सरकार को घेरने का कोई मतलब नहीं बनता। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, लेकिन पीएम ने जिस तरह से विपक्ष से अपील की कि जहां अच्छा काम हो रहा है उसे बेहतर बनाया जाए और जहां आवश्यक हो वहां रचनात्मक और सटीक आलोचना हो, यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा में सभापति के पद पर आसीन हो गए। शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में सीपी राधाकृष्णन का अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सत्ता और विपक्ष के अनेक सांसदों ने सभापति को उनके बेहतरीन कार्यकाल के लिए और आगे भी बेहतर काम करने के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि सभापति के रूप में राधाकृष्णन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में एक नई ऊर्जा के साथ सभापति सीपी राधाकृष्णन पहली बार सभापति के रूप में आसन पर विराजमान हुए और राज्यसभा का संचालन किया। इस मौके पर राज्यसभा के सभापति का सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जोरदार अभिनंदन किया। इस मौके पर सभापति ने कहा कि अपनी पूरी क्षमता के साथ सदन को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। Our Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, who has given a very good facilitation to me by remembering my young days. I am so deeply moved by the wishes, appreciations and the encouragement by 33 members of this August House. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति के सम्मान में कहा कि युवावस्था में आपने लोकतंत्र के रक्षक के रूप में काम करने का रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता चुना, आपने आपातकाल के खिलाफ अपने जीवन को जीने का रास्ता चुना। आपके व्यक्तित्व में सेवा, समर्पण, संयम, इन सभी बातों से हम भली भांति परिचित हैं। वैसे आपका जन्म तो डॉलर सिटी में हुआ और उसकी एक अपनी पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी सेवा का क्षेत्र अंत्योदय को चुना। आपने हमेशा एक डॉलर सिटी के भी उस तबके की चिंता की। आपके नेतृत्व में, आपके अध्यक्षता में यह हाउस प्रजातांत्रिक तरीके से आगे चलेगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति का अभिनंदन करते हुए कहा कि मैं समूचे विपक्ष की तरफ से आपको बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करेंगे। चेयरमैन, राज्यसभा being custodian of the entire house belongs as much to the opposition as to the government. नेता प्रतिपक्ष द्वारा पूर्व सभापति की विदाई का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विपक्ष ने पूर्व सभापति के प्रति जो आचरण और मर्यादा दिखाई उससे पूरा देश वाकिफ है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी सभापति सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दिया। साथ ही पूरे सदन में एक सुर में सभी ने कहा कि उनके नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये थी संसद के पहले दिन की कार्रवाई शीतकालीन सत्र के, और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे संसद के कामकाज पर चर्चा।
क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काई फ्लाइट। सर मैंने बिजनेस क्लास के लिए तो वहाँ पे भूख लगी और ये सब। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, कितने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और सदन के कामकाज पर चर्चा, और इस पर चर्चा हम आज करेंगे और यही हमारी आज विशेष का विषय है। जो हमारा आज विशेष है वो शीतकालीन सत्र, सदन में शोर, बाहर सियासत। आज के हमारे विशेष का विषय है शीतकालीन सत्र, सदन में शोर, बाहर सियासत। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी स्वागत है। ऋषि शंकर मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ऋषि शंकर मिश्रा जी स्वागत है आपका। और अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत विजय जी बहुत स्वागत है आपका। अगर मैं अनिरुद्ध जी आपके साथ शुरू करना चाहूँ, ये विपक्ष का आरोप है कि आप जो विषय दरअसल उठाना चाहते हैं विपक्ष के लोग, वो आप उनको उठाने नहीं देते। तो सीधा सवाल बल्कि आप दोनों लोगों से ही रहेगा पहले कि चर्चा कौन नहीं चाहता, सरकार या विपक्ष? कैसे इसको देखते हैं? अनिरुद्ध जी पहले आप। निखिल जी मुझे थोड़ा समय दीजिएगा 10 सेकंड जी। इनका क्रोनोलॉजी समझिए 2014 के बाद ये लोग क्या क्या मुद्दे लेके आते हैं। हर 6 महीनों, जैसे मेढक होता है ना, हर 6 महीने में टर्र टर्र करता है, वैसे विपक्षियों के मुद्दे हैं। पेगासिस का मुद्दा लेके आते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपना मोबाइल सबमिट कर दीजिए, देख लेते हैं कोई मालवेयर फंक्शन है कि नहीं है, भाग जाते हैं क्योंकि इनको कियोस्क क्रिएट करना रहता है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना है। ये मुद्दा लेके आते हैं हिंडनबर्ग का, हिंडनबर्ग पता चलता है कंपनी बंद हो जाती है। फिर मुद्दा लेके आते हैं चौकीदार चोर का, जाके ये माफी मांगते हैं राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। रफाल का मुद्दा लेके आते हैं, पता चलता है उस पे जाके माफी मांगते हैं। तरह तरह की क्रोनोलॉजी समझिए कि ये कियोस्क क्रिएट करना, हर 6 महीने में नया मुद्दा लेके आते हैं। कभी कहते ईवीएम मशीन हैक हो जाएगी, ईवीएम डिस्चार्ज पे हरियाणा में मुद्दा आता है, लेके चलते हैं 1642 पेज का चुनाव आयोग ने रिप्लाई दे दिया, चुप होके बैठ जाते हैं। ये जाते हैं महाराष्ट्र में, कहते हैं महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा बूथ है, इनके बूथ लेवल एजेंट थे, 89 मैटर आते हैं, वो भी नीचे के बूथ लेवल के आते, उसके बाद चुप हो जाते हैं। इनके ही इंडिया अलायंस के पार्टनर कहते हैं भैया ईवीएम मशीन इन सब पे ध्यान मत दीजिए, अपने फोकस करिए। उमर अब्दुल्ला बोलते हैं और साथ में अभिषेक बनर्जी बोलते हैं। फिर इनका क्या होता है कि अब सारे मुद्दे खत्म हो गए तो एक SIR का मुद्दा लेके चले आए हैं। SIR में 65 लाख लोगों का नाम रिजेक्ट होता है,
सिंगल एक नाम लेके कोर्ट में नहीं जा पाए। इवन ये कोर्ट में एक दो लोगों को लेके फर्जी नाम लेके गए हुए थे, वो लोग तो बाइट भी नहीं दे पाए कुछ दिन में। कुछ वोटर को फर्जी वोटर लेके गए थे जो वोटर लिस्ट में थे ही नहीं वहां पे। तो जाहिर सी बात है इन लोगों के हैबिचुअल ऑफेंडर राहुल गांधी जी अगर इतने सीरियस पॉलिटिशियन होते, कांग्रेस के लोग होते, तो 2014 से 2019 में 0 क्वेश्चन पूछा है। ये इनकी सिंसियरिटी दिखाती डेमोक्रेसी में बिलीव करने के लिए। 2024 के पहले स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर थे ये डिफेंस कमेटी में, ये सिंगल बैठक में गए हैं। इनकी सिंसियरिटी दिखाती देश की रक्षा के लिए। बात यह कि इनको ड्रामा करना है, इनको बहस तो करनी नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट कभी रहा नहीं है। इनका जो एनार्किज्म वाली पॉलिटिक्स उसमें इनका इंटरेस्ट रहा है, तो वही करने आते हैं। भैया आप जनता का पैसा बर्बाद मत करो, आपको ड्रामा नौटंकी जो भी करना है बाहर जाके करो, जनता वैसे आपको रास्ता दिखा दे रही है, अंदर आने नहीं दे रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जी, जो विषय बिहार में साबित नहीं कर सके, अदालत में 65 लाख नाम कटे, एक भी व्यक्ति का आप लोग पेश नहीं कर सके, उस विषय पर दोबारा संसद में हंगामा। और जहां तक मैं समझ रहा हूं जो जिस तरह से जो बाइट चली है उसमें सदन में ये कहा जा रहा है कि भाई पहले कुछ काम चलने दीजिए, इस पर भी बात कर लेंगे। हाँ बिल्कुल निखिल जी, सबसे पहले तो अनिरुद्ध जी अपने ही पार्टी के जो पुराने नेता रहे हैं, एक तरह से पार्टी के जो पिलर रहे हैं अरुण जेटली या सुषमा स्वराज, उनके कहे गए बातों को एक तरह से वो अपमान कर रहे हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो सुषमा स्वराज अरुण जेटली हंगामा करते थे पार्लियामेंट में, तो क्या वो नाटक कर रहे थे उस समय? तो अपने कम से कम अपने नेताओं का अपमान मत कीजिए अनिरुद्ध जी। नए प्रवक्ता बने, नए प्रवक्ता तो खैर वो नहीं है, नए प्रवक्ता नहीं, वो आपके साथ डिबेट में आज शायद पहली बार आए होंगे। दूरदर्शन पे मैं पहली बार मैं कई सारी डिबेट तो उन्होंने हमारे साथ ही की है। तो बहरहाल आप विषय पर आइए। हाँ ठीक, कम से कम अपने नेताओं का तो सम्मान कीजिए। अरुण जेटली साहब इतने बड़े नेता रहे हैं, हमारे अनंत विजय जी जानते हैं, सुषमा स्वराज जी इतने बड़ी नेत्री रही है, कम उनका सम्मान कीजिए। वो पार्लियामेंट में जब किसी विषय को उठाते थे, गतिरोध वही बात तो वो कह रहे हैं कि विषय उठाइए, आधारित मुद्दे उठाइए, जनता के मुद्दे उठाइए, जैसे वो उठाया करते थे। वही तो बात वो कह रहे हैं कि मुद्दे उठाइए। आप तो जबरदस्ती के मुद्दे जो खत्म हो चुके हैं उनको लेकर आते हैं। उन्होंने जो सीरीज गिनाई अभी कि 2014 से लेकर के वो सारे मुद्दे फिर आगे नहीं लेकर जा पाए आप लोग, वही तो बात कह रहे हैं। देखिए निखिल जी, बात कांग्रेस की नहीं है। तमाम विपक्षी दल यदि किसी विषय को लेकर संसद में चर्चा चाहते हैं तो उसमें सरकार को ऐतराज नहीं होना चाहिए, खासकर उस मुद्दे पे जब बिहार में SIR के मुद्दे पे एक तरह से विपक्ष पिट गई है, तो बीजेपी सरकार को तो मौका देना चाहिए। ठीक है, आओ मैदान में। जिस मुद्दे पे आप बैकफुट पे हैं, जिस मुद्दे पे आपको बिहार की जनता ने एक तरह से नकार दिया है, यदि उस मुद्दे पे आप चर्चा कराना चाहते हैं तो बीजेपी को तो स्वागत करना चाहिए। अच्छा, तो SIR पर जवाब कौन देगा? SIR पर सरकार कैसे जवाब देगी, आप बताइए? विषय सरकार का है या चुनाव आयोग का? सरकार का जो स्टैंड होगा, सरकार क्या जवाब देगी ये सरकार तय करेगी ना। नहीं, विषय तो ये चुनाव आयोग का है, सरकार कैसे जवाब देगी? आप बताइए ना। आपने लगता है अपने नेता को सुना नहीं, उन्होंने कहा कुछ बदल कर ले आते, चुनाव सुधारों पर ले आते, ठीक है। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सदन चलने दीजिए, जैसा आप चाहेंगे, जिस विषय पर चाहेंगे हर विषय पर चर्चा होगी। लेकिन सही ऐसा लगता है कि सदन चलने नहीं देने की रणनीति है। इससे किसका फायदा है? आप देखिए, ये जो शीतकालीन सत्र है 15 दिनों का है, इसमें 13 इंपॉर्टेंट बिल सरकार इंट्रोड्यूस करेगी। तो विपक्ष चर्चा कब करेगी? ये 2 दिनों में चर्चा होंगे क्या? दिल्ली में जिस प्रकार से बम विस्फोट हुए, आतंकवादी हमले हुए, एक तरह से दिल्ली में जिस प्रकार से पॉल्यूशन है, दिल्ली में आप देखिए महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा करना चाहती है। तो आप 15 दिनों के जो ये शॉर्ट पीरियड का जो आपने शीतकालीन सत्र का समय रखा है, उसमें 13 इंपॉर्टेंट बिल को एक दिन तो खराब ही कर दिया आप लोगों ने। तो आप इसको तो ऐसे भी समझिए ना कि एक दिन करके खराब करने से क्या वो दिन वापस आ जाएंगे? उसमें तो ये होता है कि जो कामकाज है उनको पूरा करें और उसके बाद आगे बढ़ें। देखिए मैं मानता हूं निखिल जी कि ये संसद सही ढंग से चले, संसद में गतिरोध पैदा न हो, इसकी जिम्मेवारी पक्ष के साथ विपक्ष की भी है। लेकिन जो सत्तासीन गठबंधन या पार्टी है उसकी जिम्मेवारी विपक्ष से अधिक है। बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ संसद चलना चाहिए ताकि आम आवाम के मुद्दे जो है पार्लियामेंट में उठ सके।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। आनंद विजय जी, क्या बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ जनता के मुद्दे उठें? क्या सचमुच ऐसा लगता है कि विपक्ष यही चाहता है और सरकार दरअसल इसको नहीं चलने देना चाह रही है, जैसा कि ऋषि जी कह रहे हैं? राइटर नोट, मैं ऋषि भैया को कहना चाहता हूं, आपका नाम इतना बड़ा कैसे हो गया? ऋषि शंकर मिश्रा हो गए आप तो। ऋषि मिश्रा को ही संभालना मुश्किल होता था, अब तो शंकर भी जोड़ लिया आपने। खैर चलिए, मैं जो आपका प्रश्न है उस पर आता हूं। देखिए, जिम्मेदारी दोनों की है, ये सिद्धांत रूप में बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं। अभी ऋषि भैया ने बहुत सारी चीजें कही कि इन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, प्रदूषण से लेके, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके। निखिल जी आप याद करिए, और ऋषि भैया को भी याद करना चाहिए कि क्या विपक्ष ने कोई नोटिस पिछले 3 वर्षों में दिया है इन मुद्दों पर? मैं आज बहुत संसद की वेबसाइट पर खोजने का प्रयास किया कि कहीं विपक्ष ने महंगाई पर कोई चर्चा कराने का नोटिस दिया हो, कहीं विपक्ष ने बेरोजगारी पर चर्चा कराने का नोटिस दिया, और तो और छोड़ दीजिए इन चीजों को, प्रदूषण पर चर्चा कराने का नोटिस क्या विपक्ष ने दिया है? लेकिन लोग कहते हैं कि विपक्ष नोटिस दिए बिना ही चर्चा कराना चाहती है। राहुल गांधी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, आज कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मुझे कहा कि राहुल गांधी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मांग कर चुके हैं। भैया, मांग से नहीं होता, वो विशेषाधिकार राहुल गांधी को प्राप्त नहीं है। वो एक सांसद मात्र हैं, नेता विपक्ष हैं, लेकिन सांसद को अपनी जो संसद की नियमावली है उसका पालन तो करना पड़ेगा ना। बगैर उसके पालन किए आप हंगामा करके चाहते हैं कि किसी विषय पर चर्चा हो जाए, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और बिल की जहां तक बात है, तो 2013 में मुझे याद है कि 22 मिनट में 13 बिल पास हो गए थे। तो ये तो सरकारें और जो सत्ता में रहती है, विपक्ष हंगामा करता है और सरकार उस पर रास्ते निकालती है, क्योंकि सरकार को जन कल्याण के लिए, जनता के लिए बिल पास कराना आवश्यक है, रिफॉर्म करना आवश्यक है। तो तमाम सरकारों के समय ऐसा होता रहा, इसलिए इस सरकार पर सिर्फ ये लांछन लगाना, ये आरोप लगाना कि हड़बड़ी में बिल पास करा लेती है। अगर आप चाहते हैं चर्चा तो आप नोटिस दीजिए, चर्चा करिए, बैठने को तैयार है। अब वंदे मातरम पे चर्चा होगी ना 10 घंटे की, कहां से समय निकला? किसी ने तो नोटिस दिया होगा, कहीं से तैयारी हुई होगी। विपक्ष ये चाहता है कि बगैर प्रक्रिया के पालन के हम चर्चा करा ले, हंगामा करके। मुझे लगता है कि संसदीय परंपरा में ये गलत बात है और इसका विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अनिरुद्ध जी, सरकार कहती है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर आखिर हंगामा क्यों होता है, सदन क्यों बाधित हो जा रहा है? देखिए निखिल जी, मेरे मित्र कांग्रेस समर्थक ने मतलब व्यक्तिगत टिप्पणी की। शायद मुझे नहीं लगता कि डीडी न्यूज का प्राइम टाइम का समय मेरे व्यक्तिगत उसमें जाया होना चाहिए। अरुण जेटली जी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, विजडम नॉट हेरिटेबल, राहुल गांधी जी के लिए ही कहा था कि जो विजडम होता है वो हेरिडेटरी नहीं मिलता है। तो शायद राहुल ये बात को कांग्रेस के सारे नेता को समझना चाहिए कि अरुण जेटली जी ने इस बात को कहा था। भाई 14 बिल जो है टेबल किए गए हैं, तो 14 बिल अगर टेबल किए गए, जनता हित के बिल है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड बिल है उसमें, इंश्योरेंस से रिलेटेड बिल है, ये सारी बिल्स हैं उसमें। तो जाहिर सी बात है क्या राहुल गांधी या कांग्रेस की या विपक्षी दल इस बिल का इंपॉर्टेंस नहीं समझता है? उनको जो मैंने ये गिनाया ना 4-5 स्टेप, पूरा 4-5 प्रोसेस गिनाया कि क्या क्या ये लोग करते, इस बार इनका मुद्दा है SIR को लेके। इसमें टाइम पास केवल करेंगे ये 15 दिन। भाई 14 बिल अगर आप इतने सीरियस हैं, डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र को लेके, लोगों को लेके आप इतने सीरियस हैं, कम से कम उस बिल पे चर्चा होने दीजिए, डिस्कशन होने दीजिए, लेकिन आप करने नहीं देंगे। आपकी हमेशा की वही परंपरा रही है, पेगासिस को लेके एकदम कियोस क्रिएट कर दिए थे, ये यही लेके रफेल को लेके कियोस क्रिएट कर दिए थे, हिंडनबर्ग को लेके कियोस क्रिएट कर दिए थे। ऑलवेज इनका एक नया आ गया नैरेटिव, नया लेके चलेंगे, SIR को लेके चलेंगे। अरे SIR इसके पहले 2003 में हुआ, उसके पहले कितनी बार हुआ है? आपकी सरकारें, तो किसका नाम कटा, किसका नाम जुड़ा? आप इसका मतलब है सपोर्ट कर रहे हो घुसपैठियों को लेके। ये घुसपैठियों को लेके मैं नहीं कह रहा हूं, श्री प्रकाश जायसवाल जी गृह मंत्री थे 2005 को, उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि 2.5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी घुस चुके बांग्लादेश के अंदर। इसके पहले बांग्लादेश और भारत के बीच में बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ये 90% बॉर्डर फेंसिंग जब 2014 में मोदी सरकार में हुआ, तो आपने किया धरा कुछ नहीं। आप खुद कमिट करते 2.5 करोड़ घुसपैठी घुस आए थे, इसका मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं उसका। ठीक है, ऋषि शंकर मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए, घुसपैठ पे तो ये बोले नहीं, जब जब चुनाव आता है इनको घुसपैठ याद आ जाता है। बिहार में इनको याद आ गया। सुन तो लीजिए अभी आपके बीच में मैंने आपको टोका नहीं है। अरे सुन तो लीजिए श्री प्रकाश
अरे शिव प्रकाश दो लाइन रट के आ गए हैं, बोले अरे जा रहे पढ़ के आया हैं। अरे करिए, भाई अगर भाई कांग्रेस का 2002 प्रवक्ता बनना पढ़ के आया करिए, इतने मेहनत आप करते हैं इसीलिए कांग्रेस आपको प्रवक्ता नहीं बना रही, आप पढ़ के आया अरे करिए। सुन तो लीजिए, अरे आप गजब पढ़ की के बात आया बीच में करिए, देखिए, पहले निखिल पढ़ जी के आया अब करिए। इनको टोकिए आप। नहीं चलिए आप ऋषि जी पढ़ के बोलिए, आया ऋषि जी करिए। बोलिए, अरे मैंने ऋषि नहीं कहा था, जी शिवप्रकाश एक जायसवाल चीज का बयान है। ठीक अनिरुद्ध जी होम एक मिनिस्टर रहते हो, कहा सेकंड, नहीं था, अनिरुद्ध कहा जी था, अनिरुद्ध जी कहा था। निवेदन करूंगा, इनका एक सेकंड फेडर शांत हो डाउन जाए। ऋषि जी आप भी एक तो व्यक्तिगत हमले मत करिए, देखिए, बड़ा अच्छा डिबेट चल रहा है। ऋषि देखिए, जी आपने निखिल शुरुआत की है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोबारा व्यक्तिगत मत बोलिएगा, अपने विषय पर बोलिए जी। देखिए निखिल जी, घुसपैठियों की तो ये लोग नाम नहीं लेते। 2014 से अब तक इन्होंने कितने घुसपैठियों को इस देश से बाहर किया है। और जहां तक यूपीए सरकार की बात है, तो यूपीए सरकार का स्ट्राइक रेट इनसे बहुत बेहतर है। आप 2004 से 2014 का आंकड़ा देखिए, 2014 से 2025 का आंकड़ा देखिए। यहाँ तो चर्चा इस बात पे हो रही है कि सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। चलने दीजिए, वो एटॉमिक एनर्जी बिल की बात कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस बिल की बात कर रहे हैं, वो लोगों से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं। अरे एक तो भाजपा प्रवक्ता को जवाब देना पड़ता है, आपको जवाब देना पड़ता है। हाँ, तो वो बातों पर बताइए ना, आप इधर उधर कहाँ चले जा रहे हैं, बताइए सर, समय कम है। इसके बाद घुसपैठियों पे तो ना बोले, ये तो अच्छा है। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी है। और जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि इन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, विपक्ष को समय देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 15 दिनों का ये शीतकालीन सत्र इतना शॉर्ट पीरियड क्यों रखा गया, जब विपक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चा चाहती है, चाहे एसआईआर हो या तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो फिर वही बात सवाल घूम कर आ जाता है कि अगर आपके पास समय कम है, तब तो जल्दी जिन विषयों पर बात करिए, जो मुद्दे आए उन पर करिए। और आपका जो सीरियस मुद्दा है, वो तो कह रहे हैं कि हमारे विषय पर बात करने को तैयार हैं, आप उनको लेकर आइए, उस पर बात करेंगे। ठीक है आनंद विजय जी, आपको लगता है कि इसका कोई बीच का रास्ता है, या ये जानबूझकर हो रहा है, राजनीति की जा रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, दिखाया कुछ और जा रहा है, एजेंडा और नैरेटिव सेट हो रहा है दरअसल? एक बात निखिल जी मैं और कह दूं, एसआईआर पर बहुत चर्चा हो रही है, एसआईआर को लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है सरकार पर। लेकिन 4-5 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया कि एसआईआर संविधान सम्मत है और एसआईआर जारी रहेगा। अगर आपको किसी प्रकार का उसमें रिलीफ चाहिए या कोई एड ऑन चीज चाहिए तो उसके लिए आइए, लेकिन एसआईआर एज ए कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने संविधान सम्मत करार दे दिया, इसलिए इस पर बहस की कोई गुंजाइश बनती नहीं है जी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, नहीं ऋषि जी, हाथ ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, आप बताइएगा। एसआईआर का विरोध कौन कर रहा है? एसआईआर के प्रोसेस पे सवाल है। एसआईआर हर पार्टी चाहती है। अब ऋषि जी, क्या आप गलत तथ्य रख रहे हैं? आप गलत तथ्य रख रहे हैं। रिलेटिव इस तरह से बीच में ऋषि जी बोलेंगे, उनको बोल लेने दीजिए। ऋषि जी, आप तो ऐसे न थे, मतलब आपने अपने नाम बढ़ा क्या लिया, बीच में भी बोलने लगे। ऋषि भी है, शंकर भी है, और बीच में बोल भी रहे हैं। ऋषि जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैं ये कह रहा हूँ निखिल जी की देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से विपक्ष अभी तक तनातनी के मोड में, उसमें मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं है। आप सब लोग अरुण जेटली जी की बात कर रहे थे। अरुण जी ने, मुझे याद है, मैं पार्लियामेंट में मौजूद था, एक बात कही थी उन्होंने कहा था, इफ यू हैव द फैक्ट बैंग द फैक्ट, एंड इफ यू डोंट हैव ए फैक्ट बैंग द टेबल। तो विपक्ष की अभी वही हालत है कि दे डोंट हैव द फैक्ट, दे आर ओनली बैंगिंग द टेबल। उनके पास फैक्ट नहीं है, अगर फैक्ट हो तो उसके साथ आए। ठीक है, और फैक्ट नहीं है, ये देश की जनता देख रही है। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि लोगों को आप कुछ भी बताने की कोशिश करें, एजेंडा कुछ भी सेट करें, लेकिन लोग समझते हैं इस बात को। ऋषि जी, आज बस इतना ही वक्त है, फिर आपके साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। अनंत विजय जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आज समय बस इतना ही। अनंत विजय जी आपका, ऋषि शंकर जी आपका, अनिरुद्ध जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी एसआईआर पर जारी घमासान। आगे देखिए, एसआईआर पर जारी घमासान। भूख लगी है क्या? अरे भाभी रुको, ओए लड़के वाले आ गए। खाली अरे हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं।
ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार दिखाएंगे कि अब तक हमने आपको क्या क्या दिखाया। हमने आपको दिखाया कि शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र, इस खबर को विस्तार से दिखाया। हमने आपको यह भी बताया कि पीएम मोदी की विपक्ष को क्या रही नसीहत। इसके साथ ही साथ सीपी राधाकृष्णन ने संभाली सभापति की कमान, ये खबर भी हमने आपको विस्तार से दिखाई। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एसआईआर की, जिसको लेकर के हंगामा बरपा हुआ है। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर आज सियासी टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। बीजेपी ने 1.25 करोड़ एंट्रीज में गड़बड़ी का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ टीएमसी समर्थकों का विरोध सीईओ दफ्तर के बाहर हंगामे में बदल गया। इस बीच सीएए के पात्र प्रवासियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने सोमवार को आरोप लगाया कि 26 से 28 नवंबर के बीच मतदाता सूची में दर्ज की गई करीब 1 करोड़ 25 लाख प्रविष्टियों में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से मुलाकात कर विस्तृत शिकायत सौंपी। शुवेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक कंसल्टेंसी एजेंसी आईफैक डेटा एंट्री प्रक्रिया में दखल दे रही है। बीजेपी की मांग है कि 26 से 28 नवंबर के बीच हुई सभी प्रविष्टियों की विशेष प्रेक्षकों और चुनाव आयोग की तकनीकी टीम से जांच व ऑडिट कराया जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। ये कोई बीएलओ नहीं है। किस तरीके से मीडिया का साथ व्यवहार ममता की पुलिस किया, अब देख लिया। चुनाव आने वाला है, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये लोग को उखाड़ के फेंकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से सीईओ कार्यालय में मुलाकात के बाद शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जब बाहर निकला, उसी दौरान टीएमसी समर्थक बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के मंच से सीईओ कार्यालय के सामने पहुंच गए। उन्होंने वहां लगे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और शुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायकों पर अभद्र टिप्पणी की। शुवेंदु अधिकारी ने जब चुनाव आयोग के ऑफिस में बीजेपी एमएलए को लेके सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल से भेंट करने के लिए आए, तभी यहाँ पे टीएमसी के सपोर्टर बीएलओ विरोध दिखा रहे हैं। इसी तरह चलते हुए यहाँ का जो माहौल है, फिर एक बार यहाँ का पारा चढ़ गया। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी बीएलओ से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बीएलओ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता ही बीएलओ बनकर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद प्रेशर क्रिएट कर रही है और ममता बनर्जी ने खुद धमकी दिया है कि देखिए ज्यादातर बीएलओ ऑनेस्ट हैं
वो चाहते हैं कि अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हुए वो काम करें। लेकिन जब स्टेट के मुख्यमंत्री मंच से, खुले मंच से बोल रहे हैं कि आप याद रखिए आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपको काम करना पश्चिम बंगाल सरकार के ही अंडर में है, तो कौन नहीं डरेगा। बीएलओ थे नहीं वहाँ, सत्तारूढ़ पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे वहाँ, तो सरकार उनके है, रास्ता उनके है, पुलिस बल उनके है, तो उनको तो बड़ी जमाई की आधार से उनको पार किया जाएगा। इस बीच प्रदर्शन के पीछे तृणमूल का हाथ होने का एक और सबूत मिला है। प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे तृणमूल के नेतृत्व वाले राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक प्रताप नायक से जब पूछा गया कि आज कांग्रेस भी आई थी लेकिन उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया गया, केवल भाजपा को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो इस पर वो कुछ जवाब नहीं दे सके। जो बीएलओ अधिकार कमेटी का कन्वीनर है वो बोल सकते हैं परमिशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर परमिशन नहीं होता तो पुलिस हम लोग को यहाँ से हटा देता। जो बीएलओ हैं उन लोग के पास खड़ा होने के लिए हम लोग आए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2208 बूथों पर वितरित किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म का संग्रह नहीं होने पर रिपोर्ट तलब की है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र प्रवासियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सारथी और सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे कि जारी है अर्थव्यवस्था पर अच्छी खबरों का दौर। ब्रेक के बाद आगे देखिए, जारी है अर्थव्यवस्था पर अच्छी खबरों का दौर। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ? ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन। अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वेलकम यू ऑन बोर्ड, स्वागत है आपका स्काईफ्लाई। सर मैंने बिजनेस क्लास के लिए तो वहाँ पे भूख लगी और ये सब। Excuse me? यस सर। Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. सॉरी सर, आज फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और नवंबर में जीएसटी कलेक्शन नए आयाम छूता हुआ दिखा है। 1,70,00,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हो गया और आयात से राजस्व में भी 2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खपत में तेजी से लेकर निवेश परितंत्र में 15 गुना तक उछाल देखने को मिला है। ये संकेत बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार
लगातार मजबूत हो रही है। नवंबर महीने में देश की सकल माल एवं सेवा कर संग्रह में 0.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.70 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो बीते वर्ष नवंबर के 1.69 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व में भी 10.2% की वृद्धि हुई है। ये बढ़कर 45,976 करोड़ रुपए हो गया है। जीएसटी संग्रह में लगातार आ रही तेजी मजबूत व्यापारिक गतिविधियों का संकेत है। जीएसटी सुधारों का असर देश में खपत पर प्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिला है। सितंबर अक्टूबर अवधि में जीएसटी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की आपूर्ति का कर योग्य मूल्य 15% बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 8.6% था। ये जानकारी सरकारी सूत्रों के हवाले से सोमवार को दी गई। जीएसटी दरों में कमी से खपत में मजबूत सुधार हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिन सेक्टर में मजबूत वृद्धि देखी गई है उनमें एफएमसीजी, फार्मा, फूड प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइस और टेक्सटाइल शामिल हैं। इन सेक्टरों का मजबूत होना दिखाता है कि जीएसटी में कमी से ग्राहक खर्च को बढ़ावा मिला है। भारत आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत के निवेश परितंत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और एआईएफ यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। सितंबर 2015 में जहां ये आंकड़ा मात्र 1.54 लाख करोड़ रुपए था, वहीं सितंबर 2025 तक ये बढ़कर 23.43 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। ये लगभग 15 गुना की वृद्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और काशी तमिल संगमम 4.0 की शुरुआत 2 दिसंबर को वाराणसी के नमो घाट पर हो रही है। पिछले 3 संस्करणों की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए इस बार के संस्करण में कुछ नया और कुछ विशेष भी हो रहा है। वाराणसी से डीडी न्यूज संवाददाता मनीष वाजपेयी की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। अंतिम तैयारियां पूर्ण होने के क्रम में है। वाराणसी का नमो घाट सुसज्जित हो रहा है। काशी के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है। काशी तमिल संगम के 4th संस्करण का शुभारंभ 2 दिसंबर को नमो घाट पर हो रहा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पुदुचेरी के राज्यपाल शामिल होंगे। पिछले जो काशी तमिल संगमम है उसके अतिरिक्त वहां से 50 जो टीचर्स है वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इस साल का जो काशी तमिल संगमम है इसका थीम है तमिल करकलाम, यानी आइए हम तमिल सीखें। 13 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 1400 तमिल प्रतिनिधि भाग लेंगे। 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक वाराणसी के 50 स्कूलों में DBHPS प्रचारकों समेत 50 हिंदी जानने वाले तमिल टीचर तैनात किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश आने से पहले वे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल में ट्रेनिंग लेंगे। हर टीचर 30 स्टूडेंट्स के बैच के लिए शॉर्ट टर्म स्पोकन तमिल मॉड्यूल चलाएगा, जिसमें बेसिक बातचीत, उच्चारण और अल्फाबेट शामिल होंगे। कुल मिलाकर इस पहल के लिए 1500 स्टूडेंट शुरुआती तमिल सीखेंगे। हमारे देश के नागरिकों को जागृत करने के लिए, उनको सबको एक साथ खड़ा करने का एक सुनियोजित श्रेष्ठ प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और यह पहली शर्त है, जब भारत एकीकृत होगा, अखंड होगा, सब एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, सब एक दूसरे की चिंता करेंगे, केवल अपनी चिंता नहीं करेंगे, तभी भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। उत्तर प्रदेश में तमिल सिखाने के साथ साथ काशी इलाके के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर पढ़ाई लिखाई का एक जरिया है। उत्तर प्रदेश के 300 कॉलेज स्टूडेंट तमिल भाषा सीखने के लिए 10 बैच में तमिलनाडु जाएंगे। वे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल चेन्नई में एक ओरिएंटेशन में शामिल होंगे, जिसके बाद राज्य भर के बड़े इंस्टीट्यूशन में तमिल भाषा की क्लास और कल्चरल सेशन होंगे। हर इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट को होस्ट करेगा, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर देगा और ऐतिहासिक तमिल काशी लिंकेज से जुड़ी जगहों पर स्टडी टूर ऑर्गेनाइज करेगा। सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। 13 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में न केवल प्रतिभागी शामिल होंगे, बल्कि कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों के मंत्रियों, विशेषज्ञों के शामिल होने की संभावना है, जिससे सरकार और समाज दोनों के परस्पर सहयोग से भारत की एकता और अखंडता की इस भावना को और मजबूत किया जा सके। काशी तमिल संगम का 4था संस्करण 2 से 15
दिसंबर तक यहाँ आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम में 60 डेलीगेशन होंगे, जिसमें 1400 से ज्यादा हमारे तमिल भाई बहन शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर कई मायनों में ये कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस बार इस कार्यक्रम का समापन तमिलनाडु की धरती पर होने जा रहा है। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ मैं मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, नमो घाट, वाराणसी। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके से बातचीत की है फोन पर। तूफान दितवा से हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। तो राष्ट्रपति दिसानायके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। राष्ट्रपति दिसानायके ने भारत की मदद पर आभार जताया है और ये खबर, बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए भारत की मदद जारी रहने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सागर बंधु की जो मदद है वो आगे भी जारी रहेगी। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके से बातचीत की है और राष्ट्रपति दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया है, भारत का धन्यवाद दिया है इस मुश्किल घड़ी में खड़े होने के लिए। तूफान दितवा से हुए नुकसान पर पीएम मोदी ने दुख जताया और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन इस समय मौजूद है। अखिलेश, क्या है पूरी खबर? अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके से तूफान दितवा से हुए नुकसान पर दुख जताया है, फोन पर बातचीत की है और राष्ट्रपति दिसानायके ने भी भारत की मदद पर आभार जताया है, प्रधानमंत्री का और भारत का आभार जताया है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए भारत की मदद जारी रहने का भरोसा भी दिया है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो आगे भी जारी रहेगा। जो तूफान दितवा है उसने भारी तबाही मचाई है श्रीलंका में और उससे जो नुकसान हुआ जान माल का, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, फोन पर बात की है राष्ट्रपति दिसानायके से। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या है पूरी खबर? प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, फोन पर बात की है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। जी, निश्चित तौर पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने हमेशा जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम किया है। जो भी पड़ोसी देश है, उन पड़ोसी देशों पे जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो सबसे पहले भारत से आगे बढ़कर उनको बचाने के लिए, किसी भी आपदा से बचाने के लिए, सहयोग करने के लिए काम किया है। तो प्रधानमंत्री ने आज फोन पे बात हुई श्रीलंका के राष्ट्रपति से, लेकिन इसके पहले कई दिनों से भारत ने जो है ऑपरेशन सागर बंधु के नाम से चलाया ऑपरेशन और उसमें श्रीलंका के जो भी लोग हैं, अभी तक के आंकड़े के अनुसार 96 लोग को बचाया गया है, जिसमें कि 11 बच्चे हैं और 5 जो है वो घायल लोग हैं, उनको बचाया गया है कोटबाले, कोटवा और गंथुना से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद बात की श्रीलंका के राष्ट्रपति से और उन्होंने कहा कि जो भी जरूरत होगी श्रीलंका को, उस जरूरत को पूरा किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि भारत के पास वो सारी क्षमता है जिस क्षमता की वजह से जो हमारी नेवी लग गई सागर बंधु ऑपरेशन में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अपने सेना को निर्देश दिया कि जो भी जरूरत पड़े उस जरूरत को पूरा किया जाए। उन्होंने शोक व्यक्त किया। निश्चित तौर पे ये जो साइक्लोन दितवा आया है, काफी श्रीलंका को काफी नुकसान इससे पहुंचा है और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घड़ी में जो भी हो सकेगा भारत की तरफ से जो भी जरूरत हो श्रीलंका उसे एक्सप्रेस करे, बताए और भारत उसकी मदद के लिए लगातार तैयार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का जो विजन महासागर है, उस महासागर के विजन के मुताबिक भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों को संकट में मदद करता है। बिल्कुल, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है भारत की। ये जो विजन है भारत का, वो लगातार हम देखते हैं किसी भी आपदा के समय में भारत तमाम सारे देशों के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है और श्रीलंका के लिए भी वो इस तूफान दितवा के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अखिलेश सुमन। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है भारत की आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव। यही वो क्षेत्र है जो देश के विनिर्माण, निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्कर्स को मिल रहा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और सम्मान। सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम वेतन की गारंटी, निश्चित कार्य अवधि, डबल ओवरटाइम भुगतान और वेतन सहित अवकाश का प्रावधान। 10 से कम श्रमिकों वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को स्वेच्छा के आधार पर ESI कवरेज, कर्मचारी संख्या के आधार पर कैंटीन और पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग विश्राम कक्ष अनिवार्य। नए लेबर कोड्स सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्कर्स की ताकत बनेगी और मजबूत बनेगा आत्मनिर्भर भारत। भूख लगी है क्या? अरे भूख चढ़ना तू। अरे भाभी रुको, ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली अरे खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? भाभी क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC।